अस्सलाम पाकिस्तान और खास तौर पर शरीफ सिंह के इमाम खालिद मकबूल, क्या तूने मेरा कल वीलॉग सुना? क्या तुझे शर्म से नींद आई? अगर आई तो तू बहुत ही ढीठ है यार, बहुत ही ढीठ है। बहरहाल, मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे फर्दर मैसेज करके इस बात पे शाबाशी दी कि आप दानिश भाई बहुत नेक काम कर रहे हैं। आप इस कौम के ऊपर एक जाली लीडर मुसल्लत होने से इस कौम को बचा रहे हैं। अब देखिए ना, खालिद मकबूल तो ये बताने में लगे हुए हैं कि वही जेन्युइन लीडर है अल्ताफ हुसैन के बाद, वही बानियान में से हैं, वही किसी का अंडर काम नहीं किया, शुरू से पैदा होती है एमक्यूएम में आ गए थे ये वो। हालांकि 88 तक कोई इनकी जाम और निशान नहीं था। 90 के अंदर जो है ये खालिद शेरवानी के बाद एपीएमसो के बने थे इंचार्ज प्रेसिडेंट जो बने थे। खालिद भाई एक काम कर देते हैं, तस्वीर होगी कोई आपके पास, है ना, कोई तस्वीर होगी 82 से लेकर के आपने काम किया है, कोई झंडा लगाया होगा, पोस्टर बांटे होंगे, कोई इजलास अटेंड किया होगा, कोई लेटर होगा आपके पास, कुछ सबूत होगा ना, आप मुंह पे मार दें, मेरे टिका के मार देंगे यार ये देखो ये मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा ना उठाइएगा आप, मैं आपकी सोशल मीडिया की टीम को पहले ही बोल रहा हूँ। वो तो ये ना कर दे आपको कायद-ए-आज़म के साथ दिखा देंगे जी देखिए खालिद मकबूल कायद-ए-आज़म के दौर से जो है वो एमक्यूएम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब नहीं कीजिएगा, देखिए शैतानियाँ नहीं कीजिएगा। आप मुझे कोई तस्वीर दिखाएं, जूता मार दें मेरे मुंह पे, ये देखो दानिश मैं 84 में एमक्यूएम के इजलास में मौजूद था। अमीन उल हक से एक स्टेटमेंट करवा दें आपको, बोले कुरान पे रख के बोल दे कि जो 84 का इब्तदाई इजलास लियाकताबाद में छत पे हुआ था उसके अंदर आप मौजूद थे, सही है, कुछ दिखा देना, कोई अजीम तारीख के साथ तस्वीर होगी आपकी, कुछ तो होगा ना सबूत, जूता मार दे मेरे को दिखा दे आप। तो खालिद भाई अगर कल आप बहुत कहते हैं ना कि सो गए हैं तो बहुत ही कुछ शर्म की बात है। मैं आपकी जगह होता तो मैं जवाब ढूंढ रहा होता मुझे चुप कराने के लिए। और अमीन उल हक साहब, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आप जंपे क्यों मारते हैं। अब आप खालिद मकबूल के बाद किधर जाने वाले हैं ये भी बता दें ज़रा, अभी सब हमें पता है आप कहाँ जा रहे हैं हमें पता है पहले आप किधर जा रहे हैं, तो हमें मजीद उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। अब फैसल इज़हार तो वैसे ही लौटे हैं, हवा का जहाँ रुख होगा वो वहीं निकल जाएंगे। बहरहाल, दूसरा जो एक आज मैं बात कर रहा था वो करने चाह रहा था फारूक सत्तार पे। भाई फारूक भाई जो है ना उनकी सियासत समझ नहीं आ रही, और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इस दफ़ा फारूक भाई ना जब माइनस हुए ना तो सिस्टम से आउट हो जाएंगे। मैं आपको क्लियर एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आज, अपने एकदम एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, फारूक भाई का प्रॉब्लम ये हो गया हुआ है कि वो कामरान टिसोरी के इतने कोई मरूने मिन्नत हो गए हैं कि मुझे लोग ये बताते हैं कि कामरान टिसोरी अपने घर की आया से ज़्यादा इज्जत से बात करता होगा जिस तरह फारूक भाई से बात करता है। पता नहीं क्या मसला है फारूक भाई के साथ कि वो इतना दबते हैं कामरान टिसोरी के हाथों। बहरहाल फारूक भाई ने अपने कद से कुछ लंबी बातें कर दी 2-3 दिन पहले। आज उनको पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। अच्छी बात हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि शहर के अंदर एक परसेप्शन ये दिया जा रहा था कि महाजरों की और पठानों की लड़ाई चल रही है, और हमें पता है ये लड़ाई करवाने के पीछे या सोच बनाने के पीछे पीपल्स पार्टी का हाथ है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध में महाजर और पठान लड़ें और वो जो है ना चौके पर छक्का मारते रहें और अपना जो है ना वो काबू रखें और दोनों को लड़ा के ख़त्म कर दें और अपने सिंध देश कार्ड जिंदा रखें। बहरहाल, इस्टेब्लिशमेंट ने सबको बिठाया, कहा भाई सीधे हो जाओ, ये महाजर पठान का मसला नहीं है, ये उन कुछ ड्राइवर्स का मसला है जो कि केयरलेसली चलते हैं, और लोगों को भी अंडर रोड सेंस होना चाहिए ना। यहाँ ट्रकों से तो चले एक्सीडेंट हो ही रहे हैं, गाड़ियों से भी तो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, उसके बारे में क्या ख्याल है। रोड सेंस होना चाहिए, ड्राइवरों की फिटनेस चेक होनी चाहिए, उनके गाड़ियों की फिटनेस चेक होनी चाहिए, उनके ब्लड टेस्ट होने चाहिए, उनके नारकोटिक्स टेस्ट होने चाहिए। कुछ ऐसे काम हैं जो गवर्नमेंट को भी करने हैं ना, सही है। इसको हर चीज़, इस चीज़ को जिस तरह से एक शक्ल दी जा रही है महाजर पठान की नहीं, बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी की कोताही है। पीपल्स पार्टी सवाल होना चाहिए कि आपके सिस्टम चेक्स कहाँ पे हैं कि जिसकी वजह से जो है ना हर कोई रोड पे गाड़ी लेके निकल गया। ये कोई भी निकल सकता है, मरने वाला ज़रूरी नहीं है लिखा हुआ है कोई महाजर है, वो कोई भी कौमियत का हो सकता है। कराची में हर कौमियत के लोग रहते हैं, तो ये गलत है इस बात को करना। अच्छा, अब हम बात करेंगे जल्दी से रज़ा हारून साहब के इंटरव्यू पे। पहली बात, रज़ा भाई अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं यार, वैसे एक बात करो रज़ा भाई, आप ना सिर्फ मूछें लगा लें छोटी सी यूं करके ना, थोड़ी सी यूं, तो आप बिल्कुल आसिफजारी लग रहे थे कल, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि इतनी मोहब्बत हो गई। वैसे रज़ा भाई 18 ग्रेड की नौकरी के अंदर बहुत अच्छी जो है ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जो आप, मुझे सुना 18 ग्रेड की नौकरी है एडवाइज़र की या 19 ग्रेड की है, पता नहीं, मुझे नहीं आ रही है, बट किसी ने ये कहा कि 18 ग्रेड की नौकरी है। तो बिल्कुल इतनी मोहब्बत हो गई है आपको पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करते ही कि आपकी शक्ल भी आसिफजारी ऐसी लगने लगी है। अच्छा, एक और मज़े की बात रज़ा भाई जो आपने खुद बोली है, और मैं सोच रहा था, जैसे कल मैं अमीन उल हक के बारे में सोच रहा था, जमात इस्लामी से आपने अपना सियासी करियर स्टार्ट किया, उसके बाद आप एमक्यूएम में आए, सुना है आप बीच में शायद हकीकी भी गए थे,
फिर आप वापस ताफ के पास चले गए, फिर आप जो हैं वो क्या कहते हैं पीएसपी में चले गए, फिर आप खुद का अपने घर बैठ गए, उसके बाद आप पीपल्स पार्टी में चले गए। तो रज़ा भाई कब तक चलेगा ऐसा बॉस? कब तक चलेगा? मतलब आप कब आपके अंदर की जो ना वो कब सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको? आप कहाँ जाके टिकेंगे? अच्छा, ये सारे वो लोग हैं दूसरों पे तो उंगली उठाते हैं कि देखें इनमें इस्तकामत नहीं है, वो फला नहीं है, धमाका नहीं है, खुद जो है इधर से उधर बेवाओं की तरह घूम रहे होते हैं। तो रज़ा भाई कल एक बड़ी मज़ेदार बात की आपने। आपने जो है ना वो एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दे दिया। आपने कहा कि भाई 18वीं तरमीम जो थी वो हैदर अब्बास रिजवी और अगेन फारूक सत्तार का जो थी वो आपा थी। सही है। और चूंकि आप बार बार ये बात कह रहे थे कि हैप्पी आवर चल रहा होता था, हैप्पी आवर चल रहा होता था, तो यानी कि मैं ये समझा आपकी बातों से कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन तो हर वक्त हैप्पी आवर बना रहे होते थे, तो जाहिर बात है वो होश में नहीं होते थे। तो इन दोनों ने यानी हैदर अब्बास रिजवी ने और फारूक सत्तार ने जाके जो भी आप लोगों को चूरन चटनी बेचा और वही अल्ताफ हुसैन को बेचा, और अल्ताफ हुसैन ने हाँ कर दिया, और आपने ये भी साथ में कह दिया कि जी ये रहमान मलिक पे झूठा इल्ज़ाम है। बहरहाल अब इसकी सफाई तो अब देना बन जाती है हैदर अब्बास रिजवी पे और फारूक सत्तार पे कि रज़ा भाई ने जो बात कही है, रज़ा साहब ने जो बात कही है वो सही कही है, गलत कही है। बहरहाल रज़ा साहब, मैं एक बात जानता हूँ, आप इतने कलीदी रोल में थे पार्टी के, आपको ये प्रिंसिपल स्टैंड बहुत पहले लेना चाहिए था। और वाकई में मैं आपको बिल्कुल बताऊं रज़ा साहब, बड़ी मज़ेदार बात बताऊं आपको, जितना आपने फोपे मारे हैं ना अपनी सियासी करियर के अंदर, आपको वाकई में घर बैठ जाना चाहिए था। आपको पीएसपी भी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए थी, उसी वक्त घर बैठ जाना चाहिए था आपको। मगर नहीं बैठ सकते ना, वो देखिए ना कुर्सी का नशा होता है, झंडा लगी हुई गाड़ी होती है, सायरन चल रहा होता है, गार्ड शार्ड मिली होती है, वो मतलब कहाँ मिलता है वो लंदन में। लंदन में मेहनत करनी पड़ती है, कभी बर्गर पे खा के खड़ा होना पड़ता है, कभी टैक्सी चलानी पड़ जाती है, वो कहाँ मज़े आएंगे आपको वहाँ पे। सारी बात है, पाकिस्तान भी आना है, प्रोटोकॉल भी लेना है, सब कुछ जो ना। तो उसके बाद बहुत सारी आपने और बातें भी करी, मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि 18वीं तरमीम जो है जिसका आज महाजर जो है इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, तो आपका तो बड़ा ज़बरदस्त करियर है, आप उसी पार्टी को ज्वाइन करके बैठ गए हैं जिसने 18वीं तरमीम करवाई। तो बिल्कुल हैदर अब्बास रिजवी की या फास्तार की गलती हो सकती है, और होगी, आपकी बात हम मान लेते हैं क्योंकि ये बातें हमने और लोगों से भी सुनी है, मगर आपने फिर जाके उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वो कहते हैं ना कि इफ यू कांट विन देम जॉइन देम। सही है। तो आपकी तो पॉलिटिक्स अमेजिंग है बॉस, अमेजिंग है। पहले आपने जगह जमात इस्लामी का डब्बा गोल हुआ, कराची में एमक्यूएम आ गई, आपने एमक्यूएम ज्वाइन कर ली। फिर आपने देखा कि एमक्यूएम का डब्बा गोल हो रहा था, पीएसपी आ रही थी, आपने पीएसपी ज्वाइन कर ली थी। फिर आपने देखा पीएसपी का डब्बा जो है ना वो चल नहीं पा रहा या गोल हो गया, चले नहीं खड़ी हो पाई पीएसपी, तो आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। अमेजिंग पॉलिटिक्स, ये होता है पॉलिटिशियन, ये होता है सियासतदान, ये होता है विजनरी। और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते ही माशाल्लाह से इतनी कुर्बत आपकी लग गई है कि मुझे तो कल बूछों के बगैर आप जरदारी लग रहे थे भाई, इतनी सी बात है। बहरहाल फारूक सत्तार हो, रज़ा हारून हो, खालिद मकबूल हो, हैदर अब्बास रिजवी हो, इनके पक्के दोस्त फैसल सजवारी हो, बगैर गर्दन का इजहार हो, ये अमीन उल हक हो। अच्छा, इजहार भी हकीकी में गए थे, मैं आपको बता दूं, सही है, वो कोई भी एमक्यूएम के बुरे वक्तों में साथ नहीं थे, बुरे वक्तों में हकीकी में थे। हैदर अब्बास रिजवी के बारे में भी सुनने में आता है कि वो हकीकी के अंदर चले गए थे बुरे वक्तों के अंदर। तो ये सारे वो लोग हैं, अमीन उल हक भी हकीकी के अंदर गए थे। जैसे कल मैंने खालिद मकबूल के राइट हैंड, जिसके पिछले दिनों एक वॉइस नोट रिलीज हुई है कि मेरे कंधे पर रख के बंदूक चला दी जाती है, रिजवान बाबर भी हकीकी के अंदर थे। तो आज खालिद मकबूल की जो लेफ्ट राइट काबीना बैठी हुई है, और भी एडवाइजर हैं, एक मोहतरमा है, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, बड़ी है हमारी, वो भी हकीकी में थी। तो ये सारे वो लोग हैं जो खालिद मकबूल की इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और सारे हकीकी में थे। सही है। तो आज ये खालिद मकबूल आज बैठ के कौम को ये बता रहे होते हैं कि यही असल कारकुन है एमक्यूएम के, यही असल शक्ल है एमक्यूएम की। सही है। खुद वो भागे हुए थे खालिद मकबूल जो थे। तो या तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि जब एमक्यूएम के खिलाफ 90s में ऑपरेशन चला तो खालिद मकबूल हकीकी के साथ राब्ते में थे। मुझे तो उसको भी शक होना शुरू हो गया अब, क्योंकि जैसे ही लोग वापस आए हैं आज ये खालिद मकबूल के लेफ्ट राइट पे बैठे हुए हैं। और जो एक्चुअल एमक्यूएम चला रहे थे, जो एमक्यूएम के लिए जाने दे रहे थे, जो एमक्यूएम के लिए कुर्बानियां दे रहे थे, वो आज एमक्यूएम से माइनस हैं, या खालिद मकबूल जो है ना उनके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं आपको खालिद मकबूल का एक राज बताऊंगा। खालिद मकबूल साहब, आपको 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 45 के मुताबिक, मेरे एक सोर्स के मुताबिक 1500 से 2000 के दरमियान वोट पड़े हैं, इससे ज़्यादा वोट नहीं पड़े। आप जो करोड़ों महाजरों के लीडर बन के बैठे ना, ये चूरन बेचना कर दें बंद। आपकी औकात 1500 से 2000 वोट्स की है। इस आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते। तो मैं आपको फिर आज इज्जत से समझा रहा हूँ, आप रिज़ाइन दे दें। और रज़ा भाई, आपने जो
हैदर भाई और फारूक भाई के बारे में बातें बताई हैं। अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे, मगर आपको भी अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।